हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम तीसरा अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। आज अपन चौथा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का संपूर्ण भूगोल। इसमें अपन 6 सब टॉपिक को अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पहला है भौतिक या प्राकृतिक विभाजन कि मध्य प्रदेश को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे सेकंड टॉपिक में नदियाँ। उसके बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। फिर उसकी जलवायु के बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश जलवायु कैसी है। ठीक है दोस्तों। फिर मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम वन संपदा एवं जैव विविधता के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। इन 6 सब टॉपिकों का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। पहला टॉपिक आता है आपका भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं अपन। तो ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका विभाजन है मध्य प्रदेश का। अगर बेसिकली देखा जाए तो मध्य प्रदेश को जो प्राकृतिक रूप से बांटा गया है, ठीक है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा ही बटा हुआ है, तो वो आपका मध्य प्रदेश 3 भागों में डिवाइड था। ये आपका ये पूरा क्षेत्र था, ये आपका उच्च, तो दोस्तों ये अपना उच्च मध्य प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है, जिसे अपन मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपका जो पार्ट था वो आता था आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों। और तीसरा था आपका बघेलखंड का पठार, या फिर इसे कहें अपन पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों। तो प्राकृतिक रूप से आपका 3 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखें तो आपका 7 भागों में डिवाइड है, जो हमें दिखाई दे रहा है। पहला आपका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र है, आपका क्या है, मध्य भारत का पठार। और थोड़ा इसमें आपका मंदसौर नीमच का भी पार्ट आता है, तो ये आपका मध्य भारत का पठार है। दूसरा अगर अपन देखें तो ये आपका बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और आपका ये मालवा का पठार तीसरा। ठीक है दोस्तों। चौथा आपको दिखाई दे रहा है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। 5वां आपका ये नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र, आपका यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। और छठा आपका ये दिया ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है। 7वां आपका बघेलखंड। तो आपका जो मध्य उच्च प्रदेश था, इसमें आपके कितने पार्ट थे, 5, और 2 आपके ये थे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से टोटल आपके कितने हुए, 7। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक विभाग के रूप में 3 पार्टों में था आपका मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है। और आपका जो मध्य उच्च प्रदेश था, इसके आपके 5 भाग थे। ठीक है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। बेसिकली देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है इनका। ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कितने जिलों में आपका विस्तरित है, कौन सी कृषि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है। भूगर्भिक संरचना कैसी है इनकी। और अपन देखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं मध्य भारत का पठार, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में देखें तो इसका कुल जो क्षेत्रफल है आपका किसका, मध्य भारत के पठार का, यहाँ से लेके आपका ये यहाँ तक है, ये पहला हुआ है। तो इसका कुल क्षेत्रफल है वो आपका मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 32,896 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,896 वर्ग किलोमीटर। और जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था वो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। अगर आप अपन उसमें 32,896 वर्ग किलोमीटर का अगर डिवाइड देंगे तो आपका परसेंट निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो परसेंट निकलता है वो आपका 10.68। ठीक है। जो आपके कुल मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके 10.68% भाग है। तो उसका जो कुल क्षेत्रफल 100% मान लो तो उसका 10% आपका कौन सा है, लगभग 11% वो आपका मध्य भारत का पठार है।
ठीक है दोस्तों। और अगर इसके बारे में इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति देखें तो आपके जो अक्षांश होते हैं वो आपकी जो भूमध्य रेखा होती है उसके समानांतर होते हैं, तो इस प्रकार से आपके अक्षांश होते हैं। अगर देशांतर की बात करें तो आपकी खड़ी लाइनें देशांतर होती हैं, ठीक है। अब अक्षांश उत्तर और दक्षिणी स्थिति पता लगाने के लिए खींचते हैं, और देशांतर अपन पूर्व और पश्चिमी स्थिति पता लगाने के लिए खींचते हैं, जिससे कि कोई भी अगर स्थान है तो उसकी पर्टिकुलर स्थिति पता हो सके वो किस दिशा में और किस जगह स्थित है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में जब जलवायु कराऊंगा मध्य प्रदेश की तो उसमें बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर किस प्रकार से होती हैं, ठीक है। लेकिन अपन इसमें इतना याद रखना कि खड़ी लाइन आपकी क्या होती हैं, देशांतर, ये आपके अक्षांश होते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें तो जो आपका मध्य भारत का पठार है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका कितना अक्षांश है। आपको ये पता है कि जो आपका भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो भारत देश अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इस कारण जो मध्य प्रदेश का प्रत्येक जो राज्य होगा वो किस गोलार्ध में आएगा, आपको उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो मध्य प्रदेश 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तब आपका उत्तर में स्थित उत्तरी अक्षांश है, और आपका कितना 74 डिग्री से लेकर 82 डिग्री आपका क्या है, देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। तो लेकिन अपन को यहाँ से और यहाँ तक देखना है, तो यहाँ तक इसकी जो उत्तरी अक्षांश स्थिति है वो आपकी 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट है। कितनी है, 24 से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। और आपका जो यहाँ से है यहाँ तक जो देशांतर है वो आपका 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर आपका कितना आता है 79 लगभग डिग्री आपका ये पूर्वी देशांतर आता है। तो इस प्रकार से आपका जो मध्य भारत का पठार है, तो मध्य भारत के पठार का 24 से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट तक आपका उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री लगभग आपका ईस्ट देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है इसके, किसका है आपका मध्य भारत के पठार का, ठीक है दोस्तों। और अब इसकी बात करें कि ये किस कौन कौन से ज़िले आपके मध्य भारत के पठार में स्थित हैं, तो दोस्तों आप जो मध्य भारत का पठार है इसमें ज़िले आप देख सकते हो। यहाँ आपके कौन मंदसौर नीमच है, तो यहाँ पर जो मंदसौर की गरौठ क्षेत्र आपका गरौठ तहसील है वो आती है, ठीक है। और नीमच भी आता है आपका, मंदसौर नीमच हो गया। फिर आपका आप देख सकते हो कि इधर आपका क्या आता है श्योपुर, ठीक है, जो आपका मुरैना आता है, भिंडा आता है, ठीक है दोस्तों। और भिंडी एक तहसील है वो आपकी बुंदेलखंड में जाती है, ठीक है। फिर आपका ग्वालियर आता है, यहाँ आपको पता है मध्य में ग्वालियर, शिवपुरी है, ठीक है। और ये आपका गुना भी आता है, अशोकनगर भी आता है। तो ये आपके ज़िले किस में आते हैं, मध्य भारत के पठार में, ठीक है। अब दोस्तों बात करें भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो आपका जो मध्य भारत का पठार है ये विंध्यन शैल समूह की जो चट्टान है उसका भाग है, किसका, विंध्यन शैल समूह का भाग है, किसका, शैल समूह का, ठीक है दोस्तों, शैल। अब बात करें कि जो मध्य भारत का पठार है इसके उत्तर में क्या स्थित है, तो इसके उत्तर में आपका गंगा यमुना का मैदान, ठीक है, पड़ता है, जिसे अपन उत्तरी मैदान कहते हैं, तो यहाँ पर मैदान स्थित है। और इसके दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा होगा मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। अगर इसके पश्चिम की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है जो राजस्थान का अरावली पर्वत है, कौन सा आपका अरावली पर्वत, वो अरावली पर्वत स्थित है, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली, ठीक है। और आपके जो पूर्व में आता है वो बुंदेलखंड का पठार आता है, ठीक है दोस्तों, कौन सा आपका बुंदेलखंड का पठार। अब अपन अगर बात करें इसकी जलवायु कैसी है, तो जो मध्य भारत का पठार है आपका, तो इसकी जो जलवायु है वो अधिक गर्म व अधिक ठंडी है, ठीक है। मतलब गर्मियों में तो यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, और गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। अगर इसकी वर्षा की बात करें तो औसतन इसकी 75% आपकी वर्षा होती है, किसमें, मध्य भारत के पठार में औसतन 75% आपकी वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा आपकी भिंड जिले में होती है, किस जिले में होती है, भिंड जिले में, ठीक है दोस्तों। अगर अपना बात करें कि जो मध्य भारत के पठार में वो कौन कौन सी कृषि होती है, तो इसमें आपकी बताइए सरसों, ठीक है दोस्तों, गेहूँ, ज्वार, अलसी, ठीक है दोस्तों,
और तिलहन वगैरह सभी फसलें यहाँ पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मिट्टी की बात करें तो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? आपकी जलोढ़ मृदा आपकी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जलोढ़ लेटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर नदियों की बात करें तो आपकी चंबल नदी जो मालवा के पठार से निकल कर आती है जनापाव पहाड़ी से, तो चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, और आपकी सिंध नदी और क्वारी और पार्वती, ये आपकी मध्य भारत के पठार की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी चंबल नदी है इसे भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक मृदा अपरदन इस नदी के द्वारा होता है, इस कारण इसे किसानों की रेंगती हुई मौत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के कारण आपकी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें इसमें कौन कौन से पठार है तो आपका शिवपुरी का पठार लगता है इसमें, मध्य भारत के पठार में। ठीक है दोस्तों, और कंजारदा का पठार भी आपका लगता है जो राजस्थान में है। ठीक है, इधर है, इधर आता है इसका थोड़ा भाग, और इधर भी आता है। इसका कौन सा आता है आपका? कंजारदा का पठार। ठीक है दोस्तों, और समस्या आपकी यहाँ पर बेड़ की समस्या है कि सबसे अधिक यहाँ पर बेड़ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये डकैतों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो वन होते हैं वो लगभग अल्प वन पाए जाते हैं 20%। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 20%। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मध्य भारत के पठार की स्थिति हो गई। ठीक है दोस्तों, इसे अपन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुल क्षेत्रफल इसका 32,896 वर्ग किलोमीटर, जितना परसेंट है आपका, और 24 से लेकर 24.48 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश है आपका, और 74 से लेकर 79 तक आपका लगभग पूर्वी देशांतर। जिलों की बात करें तो आपके मैंने बता चुका हूँ आपको, मंदसौर का भाग, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर वगैरह आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जलवायु अधिक गर्म और अधिक ठंडी आपकी लगभग 75% अब वर्षा होती है, सबसे कम भिंड में होती है। ठीक है दोस्तों, ये भूगर्भिक रूप देखें तो आपका विंध्यशैल समूह का भाग है। ठीक है, ये आपके उत्तर में गंगा यमुना का मैदान लगता है, पश्चिम में आपका अरावली पर्वत या बूंदी करौली की पहाड़ियाँ भी लगती हैं, बुंदेलखंड या नीस प्रदेश। नीस प्रदेश ये कहते हैं क्योंकि आपका जो ग्रेनाइट है उसका एक कायांतरित रूप नीस है, जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाते हैं, इसलिए इसे बुंदेलखंड को नीस प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में आपका दक्कन ट्रैफ या मालवा का पठार आपका लगता है। ठीक है, शिवपुरी का पठार और कंजार का पठार, ठीक है, सब प्रमुख पठार हैं। और मिट्टी जलोढ़, लेटेराइट, काली मिट्टी पाई जाती है। सरसों, गेहूँ, ज्वार, अलसी वगैरह फसलें होती हैं मुख्य रूप से। अगर उद्योगों की बात करें तो आपको पता है मुरैना का जो बामोर है वो आपका उद्योग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चीनी मिल भी है आपकी, केला रस। ठीक है दोस्तों, और बिस्कुट मिल वगैरह आपकी ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम उद्योग भी पाए जाते हैं। और ये बेड़ समस्या अल्पवन आपके 20% पाए जाते हैं। नदियाँ आपकी चंबल, सिंध और क्वारी, पार्वती आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया? मध्य भारत का पठार। अगर सेकंड अपन देखते हैं मालवा के पठार के बारे में, तो पहले इसे मैप के द्वारा अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर उसका डिस्क्राइब भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मालवा का पठार है। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख सकते हो। अगर मालवा के पठार के बारे में करें तो इसका लगभग सबसे अधिक क्षेत्रफल है, कितना आता है आपका? 88,222। तो आपके 88,222 वर्ग किलोमीटर में आपका मालवा का पठार फैला हुआ है। अगर बात करें इसके प्रतिशत में, तो जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अगर अपन उसमें 88,222 का भाग देंगे तो आपका निकल कर आएगा 28.62, तो लगभग आपका 29 पॉइंट के लगभग प्रतिशत में इसका क्षेत्रफल आता है आपका। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके देशांतर और अक्षांश स्थिति के बारे में, तो इसकी जो अक्षांश स्थिति है वो आपकी 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर आपकी 25 डिग्री तक इसका अक्षांश है। ठीक है दोस्तों,
और बात करें इसके देशांतर की, तो जो आपका ये देशांतर आपका यहाँ से आता है तो 74.20 डिग्री से लेकर लगभग आपका 79, यहाँ तक 79 था, 79 से आगे हो जाता तो 79.20 आपका ये पूर्वी देशांतर। तो ये इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 74 से 79, 22 से 25 तक। अब अपन इसकी बात करें कि इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो लगभग इस पूरे क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आपकी काली गहरी मिट्टी, काली कछारी मिट्टी, ठीक है, काली साधारण मिट्टी, तीनों प्रकार की आपकी पाई जाती है। और इसके अगर भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करें अपन मालवा के पठार के बारे में, तो इसकी जो भूगर्भिक संरचना है वो आपकी दक्कन ट्रैप का हिस्सा माना जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, किसका? दक्कन ट्रैप का, मतलब बेसाल्टिक लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो ये आपके दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसकी उत्तर में आपका ये मध्य भारत का पठार लगता है ये। ठीक है, अगर इसकी पूर्व की बात करें तो आपका ये रीवा पन्ना का पठार आ जाता है। ठीक है, इसके पश्चिम में तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला लगती है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपकी यहाँ से लगभग यहाँ तक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके दक्षिण की बात करें तो आपकी नर्मदा सोन नदी घाटी क्षेत्र आ जाता है, तो इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इस पठार की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी सोन वाड़ा पठार लगता है, इसमें उमटवाड़ा का पठार लगता है, और आपका सागर का पठार और भोपाल का पठार इसके अंतर्गत आता है। और इसकी जलवायु है, ठीक है दोस्तों, इसकी जो जलवायु है वो लगभग 25 से लेकर 125 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है। इस कारण इसे फसलों के लिए सबसे गुणवत्तापूर्वक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में आपके जो चीनी यात्री थे फायान, कौन से? फायान। तो फायान ने ये कहा था कि जो मालवा का क्षेत्र है, तो जो मालवा की जो जलवायु है वो आपकी श्रेष्ठ जलवायु है, इसे श्रेष्ठ का उसने दर्जा दिया था कि मालवा की जलवायु श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कृषि की बात करें तो सबसे अधिक आपका गेहूँ होता है। ठीक है, सोयाबीन, ज्वार, दाल, कपास, ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार की आपके यहाँ कृषि पाई जाती है। उद्योगों की बात करें तो सबसे अधिक जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, जिसमें आपका धार का जो ऑटोमोबाइल उद्योग था वो पीतमपुर इसी में स्थित है। आपका वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग वगैरह, दाल उद्योग, मिलें वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, नदियों के बारे में बात करें तो आपकी चंबल नदी आप यहीं से निकलती है, इंदौर के जानापा पहाड़ी से आपके बेतवा, ठीक है, क्षिप्रा, गंभीर, सिंध, नेवजा, दसान, पार्वती, सभी नदियाँ आपके मालवा के पठार में पाई जाती हैं। और कर्क रेखा है जो आपकी, ठीक है दोस्तों, कौन सी कर्क रेखा? जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, वो आपके मध्य जो मालवा का पठार है उसके मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? आपके मालवा के पठार से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा लगभग मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका रतलाम, उज्जैन, रायगढ़, आगरमालवा, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, सिंगरौली से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अपन जिलों की तो इसमें आपके गुना, ठीक है, अशोकनगर और आपकी भिंड की एक तहसील है जिसे अपन लेहर तहसील कहते हैं, तो भिंड की लेहर तहसील भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। और आपका ग्वालियर है, तो ग्वालियर भी आपके मालवा के पठार में लगता है। ठीक है दोस्तों, और आपका रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, धार, झाबुआ, नहीं सॉरी दोस्तों जी, आपकी भिंड तहसील है, ग्वालियर वगैरह वो आपके बुंदेलखंड के पठार में जाते हैं, मालवा के पठार में नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, आपका यहाँ से आता है मालवा का पठार, तो इसमें आपका थोड़ा गुना का भाग आ जाता है, गुना जिले का। ठीक है, और अब यहाँ से आपका मंदसौर, नीमच का भी आधा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपके जो इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, ठीक है, शाजापुर है, भोपाल है, सागर है, दमोह है, रायसेन, विदिशा, झाबुआ, ठीक है दोस्तों, रतलाम, ये आपके सभी इसमें जिले पाए जाते हैं मालवा के पठार में। ये जिले आपके बुंदेलखंड में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड में।
अगर चोटी की बात करें दोस्तों, तो मालवा की जो सबसे बड़ी चोटी है वो आपकी कौन सी? सिगार। सिगार चोटी है जो सबसे बड़ी चोटी है, जो इंदौर में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 881 मीटर है। और आपकी जाना पाओ चोटी भी है, दझारी चोटी भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपके मालवा के पठार में स्थित है। इसका और डिस्क्राइब देख लेते हैं। ये आपका कुल क्षेत्रफल हो गया 88,222, 28.62%। ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया 74 से 79 तक। ये आपका अक्षांश हो गया 22 से लेकर 25 तक। जिलों की बात करें तो ये आपके ज़िले हो गए गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास। ठीक है, इनमें जो अशोकनगर, गुना, इसका थोड़ा जिला आता है और आधा आपका उसमें चला जाता है, किसमें? मध्य भारत के पठार में। ठीक है दोस्तों, धार, उज्जैन, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, रायगढ़, रायसेन, विदिशा। ठीक है, ये आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। ये आपका दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। ये आपके उत्तर में स्थित है। ये आपके पश्चिम में है। रीवा पन्ना का पठार आपके पूर्व में, नर्मदा सोन घाटी आपके दक्षिण में। ये आपके पठार लगते हैं सोनवाड़ा, उमटवाड़ा, सागर, भोपाल। जलवायु आपकी 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है। और टेम्परेचर की बात करें तो इसका अनुकूल टेम्परेचर है कृषि के माध्यम से 40 से लेकर 82 डिग्री तक रहता है। फायान ने इसे श्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया है। एक कृषि है आपकी, ठीक है, गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार, दाल, कपास वगैरह। तो दोस्तों बाजरा वगैरह सब यहाँ पर होता है। उद्योग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ऑटोमोबाइल उद्योग पीतमपुर, धार जिले में स्थित है। ठीक है, वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग, दाल उद्योग, लगभग सबसे अधिक उद्योग यहाँ पाए जाते हैं। नदियाँ की बात करें तो आपकी चंबल, बेतवा, छिप्रा, गंभीर, सिंध, नेवज, बामन, दशान, पार्वती। ठीक है, करकरे का मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, मैंने बताया था। ये चोटियाँ किसकी? मालवा के पठार की, आपकी सिगार, जाना पाओ, दजारी चोटी। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना के पठार के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरीके से अध्ययन करते रहें। थैंक यू।